मैंने बस घर की फिशिंग बोट में थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं अपने ही पापा को मार डालूंगा। आखिर एक फिशिंग बोट पर स्वॉर्ड कैसे लगा हो सकता है, और साथ में दो मशीन गन टावर भी, जिस पर क्या ही बोलूं, वहां पर एक मिसाइल लॉन्चर का सेट भी लगा होता है। क्या इस फिशरमैन ने रूल्स तोड़ दिए हैं, जिस पर मेरे पापा मुझे वहीं पर सरेंडर करवाने के लिए खींचने लगते हैं? और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में जब मेरे पापा समुद्र में गए थे, तब उन पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया था, जिस पर मेरी पूरी फैमिली पायरेट्स के हाथों मर गई थी। लेकिन इस बार मैंने अपने गोल्डन फिंगर की हेल्प से अपने वेपन्स में एक पूरा स्वॉर्ड सिस्टम बना लिया था, जिस पर फिशिंग बोट पूरी तरह एक थग की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी। मैं लगभग एक स्वॉर्ड तक बना चुका था और फिर अपने पापा के साथ समुद्र में जाने की तैयारी करता हूँ, जिस पर डिपार्चर से एक दिन पहले मैं अपने हाथों से बनाए हुए सारे वेपन्स को डॉक पर ले जाता हूँ और सीधे अपने पापा को दिखाता हूँ, डैड, इन सब के साथ अब हमारी फ्रीगैटर समुद्र में जाएगी और अब हमें पायरेट्स से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं पीछे वाले गेट की तरफ इशारा करता हूँ। इसका नाम एक 630 डबल इंस्टॉलेशन है। इसमें 6 बैरल और 30 मिलीमीटर कैलिबर लगा होता है, जिस पर अगर कोई पायरेट हमारे शिप पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे मारना उतना ही आसान होगा जितना सोर्ड से सब्जी काटना होता है। फिर मैं दूसरा वेपन दिखाता हूँ, और ये टाइप पैंसेट एंटी डाइगिंग ग्रेनेड लॉन्चर है, जो खास उन 3 पायरेट्स के लिए है जो तैरते हुए फ्रीगाटर के पास आने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं 2 और गन्स की तरफ देखता हूँ, और ये दोनों 14.58 मिलीमीटर कैलिबर मशीन गन है। गल्फ ऑफ एडन में चाहे जितने भी पायरेट्स हों, उन्हें आने दो, हम उतनों को खत्म कर देंगे। लेकिन मेरे पापा लिन जेंगहाई एकदम घबरा जाते हैं। हालांकि वो कभी सोल्जर नहीं रहे, लेकिन वो सालों से सी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और उन्होंने बहुत सारे वॉरशिप देखे होते हैं, जिस पर वो इन गन बैरल और गन माउंट को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये सब वॉरशिप वाली कॉन्फ़िगरेशन है। जिस पर लिन जेंगहाई तुरंत पैनिक करते हुए कहते हैं, अरे छोटे एंसेस्टर, अब और मत बोल, ये सब तू कहां से चुरा कर लाया है? ये चीजें अगर किसी को पता चल गई तो सिर कट जाएगा। तू अभी अभी चिंगदा पास करके आया है, हमारी फैमिली ऐसी गलती नहीं कर सकती। चल अभी चल और अंकल हैट के सामने अपनी गलती मान। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सरेंडर करवाने के लिए खींचने लगते हैं, लेकिन मैं पूरी ताकत से उनका हाथ छटक देता हूँ। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। जिस पर तभी मेरे अंकल लिनजेंग वहां आते हैं। वो इन सारे वेपन्स को देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। जिंगलान, ये मूवी प्रॉप्स तू कहां से लेकर आया है? और मानना पड़ेगा काफी रियल बनाए हैं। जिस पर लिन जेंगहाई एक पल के लिए रुक जाते हैं और फिर जल्दी से पूछते हैं, भैया तुम कह रहे हो कि ये सब मूवी प्रॉप्स हैं? जिसके जवाब में लिन जेंग कहते हैं, और नहीं तो क्या ये सब सच हो सकता है? मैंने टीवी पर देखा है, इस तरह की चीजें पहली नजर में ही फेक लगती हैं, और जिंगलान अभी सिर्फ एक टीनेजर है, ये ऐसी चीजें कहां से ला सकता है? तुम भी इसकी बातों में आ जाते हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर लिन जेंगहाई को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोएं। जिस पर वो मेरे सिर पर हल्का सा मारते हैं, बदमाश लड़के, 2 दिन और पढ़ लेता, फिर ऐसी बेवकूफी भरी बातें करता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, डैड ये सब सच में रियल है, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? जिस पर वो बस कहते हैं, ठीक है, डैड को भरोसा है, अब जल्दी से सामान शिप पर चढ़ा। यह कहते हुए लिन जेंगहाई अपने हाथ में लॉटरी वाला स्पीकर निकाल लेते हैं और सब लोगों को बुलाने लगते हैं। फिर जैसे जैसे रिलेटिव्स वहां आते हैं, सबके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होता है जो थोड़ी देर पहले मेरे पापा के चेहरे पर था। जिस पर मेरे पापा तुरंत कहते हैं, घबराओ मत, ये सब प्रॉप्स हैं। जिंगलन को डर था कि कहीं हमें पायरेट्स ना मिल जाएं, इसलिए उसने ये सब लोगों को डराने के लिए लगाया है, जैसे खेत में स्केयर क्रो लगाया जाता है। यह सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी सारे वेपन्स को बोट पर चढ़ाने लगते हैं और साथ में यह भी कहते रहते हैं कि प्रॉप्स इतने रियल कैसे लग सकते हैं। मैं उनकी मदद करना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि प्रॉप्स हों या रियल, जब सही समय आएगा तब यही चीजें सबकी जान बचाएंगी, और मेरे पापा को भी वही गलती दोबारा नहीं करनी पड़ेगी जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली खो दी थी। इसके बाद अगले दिन ह्वालू प्लान ऑफिशियली शुरू हो जाता है। ज्यादा समय नहीं गुजरता और फिर मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में स्टेशन चीफ वांग बिंघाई अपने ऑफिस में 3 फाइल्स लेकर बैठा होता है। तभी अचानक एक सोल्जर दौड़ते हुए अंदर आता है और इतनी तेजी से डोर खोलता है कि ऑफिस का दरवाजा सीधा दीवार से टकरा जाता है। स्टेशन मास्टर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस पर वांग बिंघाई तुरंत उठकर उसकी तरफ देखते हैं और वह सोल्जर घबराकर कहता है, समुद्र में एक अननोन वॉरशिप दिखाई दिया है। बाहर से वह एक नॉर्मल फ्रीगाटर जैसा दिखता है, लेकिन उसके ऊपर 6 बैरल नेवल गन लगा हुआ है। यह सुनते ही वांग बिंजी के दिमाग में जैसे धमाका हो जाता है, क्योंकि अगर 6 बैरल नेवल गन पास से फायर करता है तो डॉक पर खड़े किसी भी शिप के बचने का चांस नहीं रहेगा। जिस पर वह तुरंत बाहर निकलते हैं और बाइनोक्यूलर से उस शिप को देखते हैं, और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ती है वह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस शिप पर लगे सारे वेपन्स सोल्जर के बताए हुए वेपन्स जैसे ही होते हैं, और उसके एंटी डिफेंस गन का कैलिबर लगभग 30 मिलीमीटर का लगता है। जिस पर वांग बिंजी तुरंत चिल्लाते हैं, सभी सिविलियंस को तुरंत यहां से हटाओ और साथ में हायर अथॉरिटी को सपोर्ट के लिए मैसेज भेजो। लेकिन तभी एक और सोल्जर अपना सिर उठाता है और जोर से चिल्लाता है, स्टेशन मास्टर नंबर 89757।
युनहाई ओशन होलन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अप्लाई किया होता है, जिस पर उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। यह सुनकर वांग बिंघाई एकदम स्टन रह जाता है और फिर तुरंत हाई पावर टेलीस्कोप उठाकर ध्यान से देखने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उस अननोन आर्म्ड शिप का नंबर 89757 होता है और शिप के आगे बड़े साफ तरीके से पीले रंग में युनहाई लिखा होता है। जिस पर वांग बिंजी हैरान होकर सोचने लगता है, आखिर यह क्या चल रहा है? कब से हमारे देश के कार्गो शिप पर वेपन्स लगने लगे, और वो भी इतने हाई लेवल के? इसके बाद वांग बिंजी तुरंत ऑफिस में वापस जाता है, कंप्यूटर ऑन करता है और फ्रीगाटर की इंफॉर्मेशन चेक करने लगता है। सारी फाइल देखने के बाद वह कम्युनिकेशन सिस्टम उठाता है और सीधे कॉल करता है। ओशन गोइंग फ्रीगाटर युनहाई, मैं हाइजो मिलिट्री चेक पॉइंट का चीफ वांग बिनई बोल रहा हूँ। तुम्हारे शिप पर लगे वेपन्स का क्या मामला है? जिस पर कॉल मिलते ही लिन जेंगहाई वही प्रॉप्स वाली कहानी दोबारा बताने लगता है। वह कहता है कि यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है, ताकि सी में अगर पायरेट्स मिलें तो वो डर जाएं। यह सुनकर वांग बिंघाई आखिर राहत की सांस लेता है। फिर वह खुद अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद युनहाई धीरे धीरे चेक पॉइंट के पास आकर रुकता है, जिस पर लिन जेंगहाई जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करता है और फिर वह डॉक्यूमेंट्स वांग बिंघाई को दे देता है। वांग बिंघाई उन पेपर्स को लेकर ध्यान से देखने लगता है। वह सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, जिस पर वह तुरंत इंस्पेक्शन टीम को शिप पर चढ़ने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद जब वह डेक पर पहुंचता है और वहां लगे वेपन्स को देखता है तो वह फिर से रुक जाता है। कैप्टन लिन, आखिर तुम्हारे दिमाग में यह सब शिप पर लगाने का आइडिया आया कैसे? जिस पर यह सुनते ही लिन जेंघाई के चेहरे पर गर्व आ जाता है। वह कहता है, यह सब मेरे बेटे ने कहा था। उसने बोला कि गल्फ ऑफ एडन अब सेफ नहीं रहा, इसलिए उसने मेरे लिए यह सब बनाया। सच कहूं तो मैं भी उस समय शॉक हो गया था। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है और इसी साल हमारे हाइजो का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम चैंपियन भी वही बना है। यह सुनकर वांग बिंघाई तुरंत पूछता है, क्या तुम्हारे बेटे का नाम लिन जिंगरान है? जिस पर लिन जेंघाई मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वही है। असल में वांग बिंघाई के घर में भी बच्चे होते हैं और उनका भी इसी साल एग्जाम होता है। जिस पर उसने लिन जिंगरान का नाम पहले से सुन रखा होता है। फिर वह तुरंत पूछता है, तो वह अभी कहाँ है? जिस पर लिन जेंघाई मेरी तरफ इशारा कर देता है, वह यहीं है। लेकिन तभी दूसरी तरफ इंस्पेक्शन करने गए कुछ सोल्जर्स वापस भागते हुए आते हैं, जिस पर उनमें से एक घबराकर कहता है, स्टेशन मास्टर, शिप का बाकी सामान तो ठीक है, लेकिन पीछे वाले केबिन के सबसे अंदर एक रूम है जो लॉक है। यह सुनते ही वांग बिंजी का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है और लिन जेंघाई भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि पीछे वाले केबिन में वही छोटा कमरा होता है। जिस पर वहां का माहौल अचानक टेंस हो जाता है। यह देखकर मैं तुरंत खड़ा होता हूं और जवाब देता हूं, वह रूम मैंने टेम्परेरी मॉनिटरिंग रूम में बदल दिया है। मैंने उसमें एयर टू ग्राउंड रडार और नॉइज पोजिशनिंग सिस्टम लगाया है। बाहर निकलते समय मैंने बस उसे लॉक कर दिया था। अभी मैं डोर खोल देता हूं। हालांकि मैंने उन्हें सिर्फ आधी बात बताई थी, क्योंकि मैंने असली डिटेल नहीं बताई। दरअसल वहां रखा कंप्यूटर उन बड़े वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए था, ताकि वह सामने वाले फायर पावर को पहचान सके और फिर उन पर अटैक कर सके। इसके बाद मैं उन सबको लेकर रियर केबिन में जाता हूं और फिर रूम का डोर खोल देता हूं, जिस पर अंदर जाते ही वांग बिंघाई सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे सर्विलांस को देखता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कॉर्नर में रखे 2 वुडन बॉक्स पर जाती है और उन्हें देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उन बॉक्सेस के अंदर 2 सेट 30 मिलीमीटर गन और जनरल पर्पस मशीन गन रखी होती हैं। उनका मेटल, उनका डिजाइन और उनकी फिनिशिंग इतनी रियल लगती है कि एक पल के लिए वह भी डर जाता है। जिस पर वह आगे बढ़कर उनमें से एक गन उठाता है, फिर उसे बार बार घुमाकर चेक करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे उसके मेन स्ट्रक्चर में एक खाली जगह मिलती है। यह देखकर वांग बिंघाई चुपचाप राहत की सांस लेता है, क्योंकि एक पल के लिए उसे भी लगा था कि यह सब सच में रियल है। लेकिन लकीली उनके जरूरी पार्ट निकाले गए होते हैं, जिस पर चाहे कोई कुछ भी कर ले वह गन फायर नहीं कर सकती। यह देखकर मैं भी तुरंत एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जब मैंने फ्रंट कैनन बनाया था तब जो एक्स्ट्रा मटेरियल और पार्ट्स बच गए थे उनसे मैंने ये सब बना दिया। इसके बाद वांग बिंजी कुछ देर तक चुप रहता है, क्योंकि 3 महीने पहले गल्फ ऑफ एडन में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर अब वहां जाने वाला हर कार्गो शिप पहले से ज्यादा केयरफुल रहने लगा था। और फिर उसने ये भी देख लिया था कि हम सिर्फ फिशरमैन हैं और इतने सालों से हमारा रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ रहा है। जिस पर आखिर में वह पेन निकालता है, पेपर पर साइन करता है और हमें जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन जाने से पहले वह एक बार फिर डेक पर लगे उस कैनन की तरफ देखता है और कहता है, यह चीज बहुत डरावनी लगती है, इस पर कोई टार्प या कवर डाल देना ताकि बाकी लोग इसे देखकर गलतफहमी में ना पड़ें। जिस पर लिन जेंघाई तुरंत सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर जैसे जैसे वांग बिंघाई और उसकी टीम वहां से दूर जाते हैं, मैं चुपचाप खड़ा होकर लंबी सांस लेता हूं, क्योंकि अच्छा हुआ मैंने पहले ही उन वेपन्स के सारे जरूरी पार्ट्स निकाल दिए थे, वरना आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसके बाद बहुत जल्दी युनहाई फिर से समुद्र की तरफ निकल जाता है और मैं शिप के किनारे खड़ा होकर सामने फैले हुए समंदर को देखने लगता हूं। लेकिन तभी कोई
पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है, जिस पर मैं पलट कर देखता हूँ तो वह मेरे पापा होते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा अगर इस बार का सफर अच्छा गया तो हम लाखों का प्रॉफिट कमाएंगे। फिर घर लौटकर तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना, फैमिली की टेंशन मत लेना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और काम नहीं कर पाऊंगा तब तुम्हारी लाइफ आराम से चलेगी। जिस पर मैं अपने पापा के चेहरे की मुस्कान को देखता हूँ और चुपचाप अपने हाथ कसकर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में पायरेट्स के लिए सिर्फ नफरत होती है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मेरे पापा की ये छोटी सी विश आगे चलकर मेरी पिछली लाइफ में पायरेट्स की आग और धुएं के बीच मेरे पापा दर्द में तड़पते रहे थे, जिस पर मैं भी दिन रात वही सब सोचता रहता था और जेल में मरने तक उस बात को भूल नहीं पाया था। इसलिए इस बार मैंने अपने पापा को इस सफर पर जाने से नहीं रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि वो पायरेट्स भी समझें खून का बदला खून से क्या होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दया इंसान को खुद ही बर्बाद कर देती है। समुद्र में बीतने वाले दिन बहुत बोरिंग होते हैं और ऐसे ही 20 दिन से ज्यादा गुजर जाते हैं, जिसके बाद होलेन आखिरकार सोमालिया के पास पहुंच जाता है, जिस पर मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगता है, क्योंकि मैं उन पायरेट्स को पहले से ढूंढना चाहता था। इसीलिए मैं पूरा दिन टेलीस्कोप लेकर इधर उधर देखता रहता हूँ। फिर उसी दिन जब मैं दूर समुद्र की तरफ देख रहा होता हूँ, तभी मुझे पानी के ऊपर एक अजीब सी वेव दिखाई देती है, जिस पर मेरी नजर वहीं रुक जाती है, क्योंकि नॉर्मली समुद्र की वेव लंबी और सीधी होती है, लेकिन ये वाली वेव किसी यॉट या विंडसर्फर की तरह लग रही होती है। ये देखकर मैं तुरंत अपनी बिनोक्यूलर कसकर पकड़ लेता हूँ और ध्यान से देखने लगता हूँ, जिस पर थोड़ी देर बाद मुझे दूर एक छोटा सा काला डॉट दिखाई देता है, जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा होता है। यह देखकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ, पायरेट्स, यह जरूर पायरेट्स हैं। जिस पर मैं तुरंत मुड़कर केबिन की तरफ भागता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, साउथ ईस्ट की तरफ पिरेट दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो काफी देर से हमें देख रहे थे, जल्दी आकर देखो। जिस पर जो लोग अभी तक सो रहे थे वो भी घबराकर उठ जाते हैं और लिन जेंघाई भी मेरी बात सुनते ही तुरंत उठ बैठता है। फिर वह मेरे हाथ से टेलीस्कोप लेता है, डेक पर भागता है और दूर देखने लगता है, जिस पर उसे साफ दिखाई देता है कि उन स्पीड बोट पर 4 या 5 लोग बैठे होते हैं और हर किसी के हाथ में वेपन होता है। किसी के पास राइफल होती है, किसी के पास एटी गन और कुछ लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर भी होता है। यह देखकर लिन जेंघाई तुरंत अलार्म बजा देता है, सभी लोग ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, पायरेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से शिप की स्पीड बढ़ाओ और किसी भी तरह उनसे दूर निकलो। लेकिन यह सुनते ही पूरा शिप पैनिक में आ जाता है। कोई कहता है, क्या हम मरने वाले हैं? जिस पर दूसरा आदमी कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, जल्दी सरेंडर कर देते हैं, उन्हें जो चाहिए दे देते हैं, शायद वो हमें छोड़ दें। फिर कोई और कहता है, मैं भी नहीं मरना चाहता, मैंने अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। जिस पर एक आदमी लिन जेंघाई की तरफ देखकर कहता है, कैप्टन लिन, जल्दी उनसे बात करो, बोलो कि हम उन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन लोगों की यह बातें सुनकर लिन जेंघाई जोर से चिल्लाता है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उनसे दया मांगेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे? इसके बाद वह तुरंत फोन निकालता है और मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन सामने वाला सिर्फ इतना कहता है कि वो किसी को भेजेंगे। जिस पर फोन की आवाज सुनकर ही लिन जेंघाई समझ जाता है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। यह सुनकर उसका चेहरा एकदम उतर जाता है, लेकिन वह बाकी लोगों को यह बात नहीं बताता, बल्कि वह तुरंत हाइजो मिलिट्री चेक पॉइंट पर दोबारा कॉल करता है। जिस पर वांग बिंघाई जैसे ही सुनता है कि यूनहाई हेल्प मांग रहा है, वह भी घबरा जाता है। फिर वह तुरंत अपने आसपास खड़े सोल्जर्स से कहता है, जल्दी लोकल मरीन गार्ड से कांटेक्ट करो। लेकिन जवाब मिलता है कि उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। ये सुनकर वांग बिंघाई गुस्से में कमांड डेस्क सेक पर हाथ मारता है। फिर वह तुरंत कहता है, पास में कोई पेट्रोल फ्रिगेट है या नहीं, जल्दी चेक करो। उन्हें बोलो कि ड्रैगन कंट्री के लोग पायरेट्स के अटैक में फंस गए हैं। जिस पर वहां मौजूद सोल्जर्स तुरंत सर्च करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि पास में अमेरिका की फ्रिगेट टीम मौजूद है। लेकिन जब उन्हें सिचुएशन बताई जाती है तो सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ड्रैगन कंट्री के लोगों पर पायरेट्स ने अटैक किया है, उससे हमें क्या? अगर चाहते हो कि हम उन्हें बचाएं तो पहले कुछ प्राइस देना पड़ेगा। यह सुनकर वांग बिंजे गुस्से में अपने दांत भींच लेता है, क्योंकि उसे पहली बार इतनी बुरी तरह महसूस होता है कि बिना ताकत के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन तभी उसके पास खड़ा एक सोल्जर अचानक घबराकर चिल्लाता है, स्टेशन मास्टर, बहुत बुरी खबर है, सोमालिया के पास वाले सी एरिया में हमारा सैटेलाइट सिग्नल अचानक ब्लॉक हो गया है। यूनहाई के आसपास का पूरा सिग्नल गायब हो चुका है। यह सुनते ही वांग बिंघाई का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि अब उसे सब समझ आ जाता है। यह सब उन्हीं लोगों ने किया है, वही लोग पायरेट्स के पीछे खड़े हैं। जिस पर वह उस जीनियस लड़के को याद करता है। फिर वह धीरे से चेयर पर बैठ जाता है और हाथ में पकड़े सैटेलाइट फोन को देखने लगता है। दूसरी तरफ शिप पर मौजूद लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा होता। जिस पर तभी क्राउड में खड़ा एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का सबसे बड़ा होता है, आगे आता है और वह कहता है, अगर बच नहीं सकते तो उनसे लड़ेंगे, चाहे जीतें या हारें, लेकिन उन हरामियों को बिना दर्द दिए नहीं छोड़ेंगे। जिस पर दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ सही कहा, अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे, कम से कम उनमें से किसी एक को तो साथ लेकर जाएंगे। फिर वह बच्चों की तरफ देखकर कहता है, जैसे ही वो पास आए, बच्चों को तुरंत बोट से नीचे उतार देना और उन्हें साइड में छुपा देना, ताकि पायरेट्स उन्हें ना देख पाएं। इसके बाद धीरे धीरे केबिन में शांति छाने लगती है। जिस पर कोई आयरन रॉड उठा लेता है, कोई वुडन स्टिक पकड़ लेता है, क्योंकि अब सब समझ चुके
चुके होते हैं कि सरेंडर करने से अच्छा है आखिरी दम तक लड़ना। यह देखकर लिन जंगहाई भी थोड़ा शांत होता है और वह सोचता है कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे से बात कर ले। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगता है तभी मैं अचानक केबिन के अंदर भागते हुए आता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, घबराओ मत, हम इन पायरेट्स को रोक सकते हैं। जिस पर मैं अपने पापा की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, डैड, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो वेपन्स मैंने बनाए हैं वो मॉडल नहीं है, वो सब रियल हैं। इसके बाद मैं बीच में रखे 2 बॉक्स की तरफ जाता हूँ और उनमें से एक मशीन गन बाहर निकालता हूँ। फिर दूसरे बॉक्स में रखे जरूरी पार्ट्स निकालता हूँ और मशीन गन में लगाना शुरू कर देता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं अपनी और आप सबकी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। जिस पर वहां खड़े बाकी जवान लोग भी मेरी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो भी बॉक्स में रखे बाकी पार्ट्स उठाकर उन्हें जोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि सबके चेहरे पर अब भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने डर को दबाकर मेरी बात मान लेते हैं। और दूसरी तरफ वो पायरेट्स अपनी स्पीड बोट पर बैठे हंसते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं। समुद्र के ऊपर वो पायरेट्स अपनी स्पीड बोट में तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ पागलपन और एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही उनकी असॉल्ट बोट यूनहाई से करीब 3 नॉटिकल माइल दूर पहुंचती है तभी उनमें से एक आदमी का चेहरा अचानक खराब हो जाता है, जिस पर वह तुरंत अपने बॉस हसन के पास भागकर जाता है। बॉस हसन, जल्दी देखो। लेकिन हसन उसके हाथ में पकड़ी बाइनोक्यूलर लेता है और सामने देखने लगता है। फिर वह थोड़ा सा भौं चढ़ाता है, इस शिप पर नेवल गन क्यों लगी हुई है और इतने सारे लोग जनरल पर्पस मशीन गन क्यों पकड़े हुए हैं। लेकिन अगले ही पल हसन जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों के हाथ में गन तो है, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के हाथ में तो गन की जगह सिर्फ आयरन रॉड और वुडन स्टिक होती है। यह देखकर हसन को लगता है कि उसने सब समझ लिया है, जिस पर उसके चेहरे पर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। वह आराम से बायनाकुलर नीचे रखता है और हंसते हुए कहता है, घबराओ मत, ये बेवकूफ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ में वेपन जरूर है, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ डर है। और कुछ लोग तो स्टिक पकड़े हुए हैं, साफ दिख रहा है कि यह सब फेक है, शायद कहीं से कुछ प्रॉप्स और डेकोरेशन उठा लाए हैं। जिस पर हसन जोर से चिल्लाता है, ब्रोदर्स, अटैक करो, इन्हें मैंने दिखाओ कि रियल गन कैसी होती है। यह सुनकर बाकी पायरेट्स भी हसन को देखने लगते हैं जैसे वो कोई जीनियस हो। फिर वो अपनी असॉल्ट बोट की स्पीड और बढ़ा देते हैं और यूनहाई की तरफ तेजी से आने लगते हैं। और दूसरी तरफ यूनहाई पर मैं मशीन गन उन लोगों को दे देता हूं जिन्हें पहले से तैयार किया गया था। फिर मैं रडार के सामने बैठकर टारगेट लॉक करने लगता हूं, जिस पर मैं धीरे धीरे इंतजार करता हूं कि वो लोग हमारे आखिरी रेंज के अंदर आ जाएं। लेकिन इस बार हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर नहीं होता और डायरेक्शन भी पहले से सेट नहीं की गई होती। इसलिए मैं सिर्फ उनके आसपास एम कर सकता हूं। पूरी तरह एक्यूरेट अटैक करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सामने वाले पायरेट्स के लिए इतना ही काफी होता है। और फिर आखिरकार जब उनकी असॉल्ट बोट हमसे सिर्फ 2 या 300 मीटर दूर रह जाती है, तब मैं धीरे धीरे गिनती शुरू करता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, जिस पर अगले ही पल मैं बटन दबा देता हूं और उसी पल शिप पर लगी नेवल गन के अंदर से जोरदार मैकेनिकल आवाज आती है। फिर उसके बाद उसमें से आग और बुलेट्स एक साथ बाहर निकलने लगती हैं, जिस पर सबसे आगे चल रही असॉल्ट बोट अगले ही पल हवा में उड़ जाती है। जोरदार एक्सप्लोजन के साथ पूरा समुद्र आग से भर जाता है। यह देखकर बाकी पायरेट्स एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि एक ही पल में उनकी कई असॉल्ट बोट खत्म हो चुकी होती हैं, जिस पर कुछ बोट तो घबराहट में खुद ही पलट जाती हैं। कुछ लोग समुद्र में गिर जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। अब उनके चेहरे पर पहले वाली हिम्मत नहीं होती, वो सिर्फ जान बचाकर भागना चाहते हैं। और दूसरी तरफ यूनहाई पर खड़े सभी लोग यह सब देखकर यकीन ही नहीं कर पाते। फिर अगले ही पल पूरा शिप खुशी से चिल्लाने लगता है, हम जीत गए, हमने उन पायरेट्स को भगा दिया, ये वेपन सच में रियल हैं, अब हमें मरना नहीं पड़ेगा। जिस पर कोई और हंसते हुए कहता है, अरे वो पायरेट्स तो इतने जल्दी भाग गए, मैं तो अभी तक गोली भी नहीं चला पाया। इसके बाद सभी लोग खुशी में हंसने लगते हैं। कुछ लोग रो भी रहे होते हैं, क्योंकि उनका डर खत्म तो नहीं हुआ होता, लेकिन अब वह डर दूसरी तरफ चला गया होता है। और दूसरी तरफ जो पायरेट्स जान बचाकर भाग रहे होते हैं, वो अब तक उस शॉक से बाहर नहीं निकल पाए होते। जिस पर उनमें से एक आदमी डरते हुए कहता है, ड्रैगन कंट्री के लोग डेविल हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन हसन अपने दांत भींचता है और बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करता है। फिर वह सैटेलाइट फोन निकालता है और जैसे ही थोड़ा सिग्नल आता है वह तुरंत एक नंबर मिलाता है। बॉस, मुझे लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। हमें बोला गया था कि यह एक कमजोर कार्गो शिप है, लेकिन यह तो पूरा वॉरशिप निकला। हमने 20 से ज्यादा असॉल्ट बोट खो दी और लगभग 100 लोग मर गए। जिस पर फोन के दूसरी तरफ बैठा आदमी, जो आराम से वाइन पी रहा होता है, यह सुनते ही गुस्से में आ जाता है। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें गलत इन्फॉर्मेशन देने की? तुम लोग वापस आओ और आराम करो, मैं उनसे खुद बात करूंगा। इसके बाद वह आदमी तुरंत फोकर एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर रॉस स्केलमन को कॉल करता है। लेकिन जैसे ही रॉस सुनता है कि ड्रैगन कंट्री के कार्गो शिप पर वॉरशिप वाले वेपन्स लगे हुए हैं, उसकी आंखें चमक उठती हैं। जिस पर वह बाकी बात सुने बिना ही फोन काट देता है और तुरंत फोकर फ्रिगेट टीम को ऑर्डर देता है, तुरंत निकलो और ड्रैगन कंट्री के कार्गो शिप यूनहाई के पास जाओ। उन बेवकूफों ने एक नॉर्मल कार्गो शिप को मिलिट्री फ्रिगेट बना दिया है, यह इंटरनेशनल ट्रीटी के खिलाफ है। वहां जाओ, उनकी फोटो लो,
सबूत इकट्ठा करो और फिर उनके शिप को डुबा दो, साथ में उनका सामान भी ले लेना। और इसी समय यूनहाई पर मैं उन लोगों को खुशी मनाते हुए देख रहा होता हूँ। लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ याद आता है, क्योंकि मेरे पापा की मौत के बाद मैं हमेशा गल्फ ऑफ एडन की न्यूज देखता रहता था, और 2010 के आसपास यह रूमर फैली थी कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज पायरेट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिस पर मुझे अभी अभी सैटेलाइट सिग्नल का अचानक बंद होना याद आता है। और तब मुझे शक होने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सोचते ही मैं तुरंत चिल्लाता हूँ, जल्दी करो, शिप पर लगे सारे गन बैरल उतार दो। जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी सारे गन बैरल निकालने लगते हैं। और जैसे ही हम उन्हें उतारते हैं, तभी दूर से फोकर फ्रिगेट हमारी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यह देखकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ, तो सच में यह सब उन्हीं लोगों का काम था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है, जिस पर मैं तुरंत अपने पापा की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, जल्दी किसी से एक टेलीग्राम लिखवाओ। उसमें लिखो, हम उन ब्यूटीफुल वॉरशिप का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की, और हम उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। और याद रखना, उसकी जितनी ज्यादा कॉपी हो सके उतनी भेजना। यह सुनकर लिन जेंगहाई एकदम हैरान रह जाता है, और उसके साथ वहां खड़े बाकी लोग भी मेरी तरफ देखकर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। पायरेट्स को देखकर साफ पता चलता है कि उन्हें हमने खुद ही भगा दिया था, जिस पर हम उनसे कहते हैं कि जो भी उन्होंने किया उसके लिए उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। और फिर जब मैं सबका रिएक्शन देखता हूं, तो मैं इसे छुपाता भी नहीं हूं। इसके बाद मैं सीधे कहता हूं, थोड़ा सोचो, आखिर ब्यूटीफुल कंट्री के वॉरशिप्स इतने पास खड़े हैं, फिर भी यहाँ के पायरेट्स इतने ज्यादा रैम्पेंट क्यों हैं? जिस पर मैं उनसे कहता हूं, तुम लोग मुझ पर भरोसा करो, तुम सही हो। दूसरी तरफ ब्यूटीफुल नेशनल सर्विस फ्रिगेट पर मौजूद कैप्टन चार्ल्स वॉकर गंदे और बिखरे हुए समंदर को देखता है, और फिर दूर मौजूद यूनहाई को देखता है, जिस पर उसके चेहरे पर एक स्मग स्माइल आने लगती है। वह सोचता है कि बस किसी भी तरह यूनहाई तक पहुंच जाए। लेकिन तभी जब चार्ल्स अपने दिमाग में अलग अलग बातें इमेजिन कर रहा होता है, उसी समय एयरक्राफ्ट कैरियर का कमांडर इन चीफ रॉस उसे जोर से बुलाता है, जिस पर रॉस गुस्से में कहता है, तुमने आखिर किया क्या है? वो ड्रैगन किंगडम वाले कह रहे हैं कि तुमने ही उनके लिए एम्बश लगाया और पायरेट्स को खत्म किया। यह सुनकर चार्ल्स तुरंत बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने कब ड्रैगन किंगडम की मदद की और कब पायरेट्स से लड़ाई की? जिस पर रॉस की बात सुनते हुए चार्ल्स अंदर ही अंदर कंफ्यूज होने लगता है। तभी उसके सबोर्डिनेट्स उसके पास एक टेलीग्राम लेकर आते हैं, और जैसे ही चार्ल्स उसकी राइटिंग पढ़ता है, उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है। टेलीग्राम में लिखा होता है, ब्यूटीफुल नेशनल सर्विस फ्रिगेट का ड्रैगन किंगडम की मदद करने के लिए धन्यवाद। आपने होलन अपॉर्चुनिटी पायरेट्स को खत्म करने में हमारी मदद की, जिस पर हम आपकी ग्रेटिट्यूड के रूप में 10,000 सॉफ्ट गार्ड कॉइन्स डोनेट करते हैं। हमें उम्मीद है कि ब्यूटीफुल कंट्री के लोग इसे मना नहीं करेंगे। यह पढ़ते ही चार्ल्स गुस्से में अपना मुक्का टेबल पर मार देता है, क्योंकि वह तो यूनहाई को मारने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन अब अगर यह टेलीग्राम उनके पास पहुंच गया है, तो इसका मतलब साफ है कि यूनहाई के बच निकलने की खबर हर जगह फैल चुकी है, जिस पर अगर अब वह कुछ भी करता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद लोकल कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उनकी पुलिस शिप यूनहाई के पास आने की जगह सीधे ब्यूटीफुल नेशनल सर्विस फ्रिगेट के पास जाकर रुकती है, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें भी वही टेलीग्राम मिल चुका है, जिस पर लोकल कोस्ट गार्ड वहां खड़े होकर ब्यूटीफुल कंट्री की तारीफ करना शुरू कर देता है। अब चार्ल्स को यह समझ नहीं आता कि वह यह सब सुनकर खुश हो या फिर गुस्से में खून थूक दे। लेकिन तभी उसी समय मेरे दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट्स, आपने सफलतापूर्वक नोविस वेपन का पहला एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया है। आपने 102 पायरेट्स को खत्म किया है, जिस पर आपको एस रेटिंग मिलती है। रिवॉर्ड के रूप में आपको 3000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। यह सुनकर मैं अपने सामने खुले हुए सिस्टम पैनल को देखता रह जाता हूं, क्योंकि मैं सोचने लगता हूं कि अगर हर बार किसी नए वेपन को टेस्ट करने के लिए मुझे इतने सारे लोगों को फंसाना पड़ेगा, तो फिर आगे बाकी वेपन्स को टेस्ट करने के लिए भी क्या मुझे यही करना पड़ेगा? जिस पर मैं तुरंत अपने सिर को हिलाता हूं और कहता हूं, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन फिर अगले ही पल मैं खुद को समझाने लगता हूं, क्योंकि ये सारे पायरेट्स ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए थे, जिस पर मैं सोचता हूं कि वैसे भी ये लोग पहले से मरने लायक थे और मैं बस हेवन की तरफ से पनिशमेंट दे रहा हूं। इसके बाद मैं सामने खड़े ब्यूटीफुल कंट्री के उस विशाल वॉरशिप को देखता हूं, और फिर मैं सोचने लगता हूं कि इस टाइम में लू स्टेट की टेक्नोलॉजी अभी भी ब्यूटीफुल कंट्री से काफी पीछे है, जिस पर मेरे मन में एक ख्याल आता है, काश मेरे पास भी ब्यूटीफुल कंट्री की वॉरशिप टेक्नोलॉजी होती। और जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आता है, उसी समय मेरे सामने मौजूद लाइट कॉर्वेट सिस्टम अचानक रिएक्ट करता है। आप पॉइंट्स खर्च करके वॉरशिप टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर सकते हैं। यह सुनकर मैं खुशी से भर जाता हूं, क्योंकि मेरे सामने जो वॉरशिप खड़ा है वह ब्यूटीफुल कंट्री का एक्टिव वॉरशिप है, और उसके अंदर बहुत सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जिस पर मैं अपने हाथ रगड़ने लगता हूं। दूसरी तरफ फोकर एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद कमांडर इन चीफ रॉस अब पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह तो 3 ईगल्स का एक परफेक्ट प्लान था, फिर अब उल्टा वही लोग फंस क्यों रहे हैं। वह गुस्से में कहता है, हमने पहले भी कई देशों के कार्गो शिप्स को इसी तरीके से फंसाया था और तब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर अब क्या हो गया?
जिस पर उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि अब वह थैंक यू टेलीग्राम हर जगह फैल चुका है, और अगर अब भी वे पायरेट्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के कार्गो शिप्स को लूट करवाना चाहेंगे तो शायद अब वह पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वे पायरेट्स इतने ज्यादा रिवेंजफुल हैं कि हो सकता है आगे चलकर ब्यूटीफुल कंट्री के कार्गो शिप्स पर ही अटैक करना शुरू कर दें। इसी बीच ब्यूटीफुल कंट्री के वॉरशिप्स और लोकल सी व्यू डिपार्टमेंट की शिप्स धीरे धीरे समंदर में मौजूद यूनहाई की तरफ बढ़ने लगती हैं, और जैसे ही शिप रुकती है एक मिडिल एज्ड आदमी यूनहाई पर चढ़ता है, जिसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह ड्रैगन किंगडम का है, जिस पर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंगडम का लोकल एम्बेसडर वांग जिंगमिंग होता है। असल में वांग जिंगमिंग को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वहां मौजूद हर कोई यह बात समझता है कि ऐसा नहीं है कि ड्रैगन किंगडम उन्हें बचाना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी लंबी दूरी से रेस्क्यू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। फिर भी वांग जिंगमिंग का लोकल सी व्यू डिपार्टमेंट के साथ इतनी जल्दी वहां पहुंच जाना ही काफी था। इसके बाद जब सब लोग एक दूसरे से फॉर्मल बातें कर चुके होते हैं तो मैं आगे बढ़कर वांग जिंगमिंग के सामने खड़ा हो जाता हूं, जिस पर मैं कहता हूं, एम्बेसडर वांग, इस बार खुद यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार ब्यूटीफुल कंट्री के फ्रिगेट ने हमें सही टाइम पर सपोर्ट दिया जिसकी वजह से हम बच पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें उनके वॉरशिप तक लेकर चलें ताकि हम उन्हें पर्सनली थैंक्स कह सकें। यह सुनकर वांग जिंगमिंग कुछ देर के लिए चुप हो जाता है क्योंकि असल में उसे खुद भी भरोसा नहीं होता कि ब्यूटीफुल कंट्री सच में रेस्क्यू करने आया था, और वह पहले मुझसे सारी बात पूछना चाहता था, लेकिन लोकल सी व्यू डिपार्टमेंट के सामने वह कुछ पूछ नहीं पाता, जिस पर मेरी बात सुनने के बाद वह आखिरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वांग जिंगमिंग की मदद से मैं और मेरे पिता सफलतापूर्वक ब्यूटीफुल नेशनल सर्विस फ्रिगेट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी यह नहीं पता होता कि फ्रिगेट पर कदम रखते ही मेरे दिमाग में एक के बाद एक कई सिस्टम प्रॉम्प्ट्स आने लगते हैं, जिस पर मैं अपने दिमाग में आती उन आवाजों को सुनता हूं और मेरे चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आने लगती है जिसे मैं चाहकर भी छुपा नहीं पाता। और फिर ज्यादा देर नहीं बीतती तभी हम सब उस फ्रिगेट के अंदर पहुंचते हैं जहां आगे हमें एक और बड़ा नजारा देखने को मिलता है। चार्ल्स हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी वार्मथ नहीं होती। वह हमें ऐसे देखता है जैसे हम उसके दुश्मन हों, लेकिन उस समय मेरा एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ होता, जिस पर मैं सीधे चार्ल्स के पास जाता हूं और उसका हाथ मिलाते हुए कहता हूं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वाकई अमेजिंग हो, आप सच में ब्लू स्टार के पुलिस ऑफिसर हो, आप बिल्कुल फियरलेस इंसान हो, आपने हमारी मदद की, हमारी जान बचाई, मैं दिल से आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। चार्ल्स यह सब सुनता है, जिस पर उसके माथे की नसें फूलने लगती हैं। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो, ना तो वह उसे निगल सकता है और ना ही बाहर निकाल सकता है, क्योंकि अगर वह यह सब डिनाई करता है तो पायरेट्स के साथ उनकी मिली भगत बाहर आ सकती है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि सामने खड़ा ये लड़का जो बोल रहा है वह सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब सा फील होता है, जिस पर चार्ल्स दांत पीसते हुए कहता है, सिविलियंस की रक्षा करना हम ब्यूटीफुल कंट्री के सोल्जर्स का काम है, अगर और कुछ नहीं है तो तुम लोग अब वापस जा सकते हो। चार्ल्स यह मेन ऑर्डर दे देता है, लेकिन मेरा एनालिसिस अभी भी 90% पर अटका होता है, जिस पर मैं थोड़ा सोचता हूँ और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाकर कहता हूँ, डियर सर, आपको थैंक्स बोलने के लिए मैंने आपके लिए एक सॉन्ग भी बनाया है, प्लीज मुझे ये गाने दीजिए। इसके बाद मैं गाना शुरू कर देता हूँ, थैंक यू, क्योंकि आपने चारों मौसमों को वार्म कर दिया, क्योंकि आप हो इसलिए यह दुनिया और भी ब्यूटीफुल लगती है। मैं टाइम खींचने के लिए गाता रहता हूँ और साथ साथ एनालिसिस का प्रोग्रेस भी देखता रहता हूँ। फिर जैसे ही प्रोग्रेस बार 100% तक पहुंचता है मैं तुरंत गाना रोक देता हूँ और बिना कुछ बोले पलट कर वहां से चला जाता हूँ। चार्ल्स अचानक मेरे गाने और फिर मेरे ऐसे भाग जाने को देखकर वहीं खड़ा रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर गाना पूरा नहीं करना था तो यह अचानक भाग क्यों गया, जिस पर उसे लगता है कि आज उसका दिमाग सच में फटने वाला है। इसके बाद हम वांग जिंगमिंग और लोकल कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी में वापस यूनहाई पर लौटते हैं और फिर हम लोग पोर्ट ऑफ फाइनल डिलीवरी तक पहुंचते हैं, जहां हम अपना सामान डिलीवर करते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं, जिस पर लोकल पुलिस सीधे हमसे पूछने लगती है कि ब्यूटीफुल कंट्री के वॉरशिप्स ने आखिर पायरेट्स को कैसे हराया, क्योंकि वे लोग इस पूरे मामले का बड़ा प्रचार करना चाहते हैं। मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, जब पायरेट्स आए तब हम बहुत ज्यादा डर गए थे। आप जानते हो, हमारे शिप पर जो वेपन्स थे वे सब सिर्फ मॉडल्स थे, हमारे पास कुछ भी रियल नहीं था, इसलिए हमें जो मिला हमने वही उठा लिया। कुछ लोग तो हाथ में जो मिला वही लेकर खड़े हो गए, किसी ने स्टिक पकड़ ली, किसी ने रॉड, और कुछ लोग तो मॉप लेकर पायरेट्स को शिप पर चढ़ने से रोक रहे थे। और मेरे अंकल को तो पायरेट्स की गन के ऊपर लगे बैनेट से हाथ में चोट भी लग गई थी। वह पायरेट्स को रोक रहे थे और उसी दौरान उनका हाथ कट गया था, वह तो लगभग मर ही गए थे। यह सुनकर बगल में खड़े बड़े भाई की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे साफ याद होता है कि अंकल का हाथ किसी पायरेट ने नहीं काटा था, बल्कि वह खुद फिसल गए थे और डेक पर निकले हुए आयरन प्लेट से
उनका हाथ छिल गया था और वह भी बस हल्का सा, लेकिन जिस पर लिन क्वाइटली कुछ नहीं बोलती और जल्दी से खाना अपने मुंह में भरने लगती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह कुछ देर और खड़ी रही तो वह हंस पड़ेगी। लेकिन उस समय मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, जिस पर मैं लोकल पुलिस को ब्यूटीफुल कंट्री के वॉरशिप की कहानी सुनाता रहता हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे वॉरशिप आते ही गूंजने लगता है, कैसे नेवल गन्स फायर होती हैं और कैसे पूरा सीन इतना पावरफुल लगता है जैसे पूरी ब्लू स्टार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। मैं इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलता हूँ कि सुनने वालों को लगता है कि ब्यूटीफुल कंट्री का वॉरशिप दुनिया की सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल चीज है। लेकिन लोकल लोग ये सब सुनते सुनते थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं अगर ब्यूटीफुल कंट्री सच में इतनी पावरफुल है तो फिर कई साल पहले ड्रैगन किंगडम ने उसे उसके ही घर तक कैसे भगा दिया था। और ब्यूटीफुल कंट्री खुद को ब्लू स्टार का पुलिस ऑफिसर कहता है, लेकिन असल में वह क्या करता है ये हर किसी को पता है। उन्हें तो ड्रैगन किंगडम से नफरत करनी चाहिए, फिर इस बार वे इतने हेल्पफुल क्यों बने? लेकिन फिर भी कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि ब्यूटीफुल कंट्री जो खुद को ब्लू स्टार का ओवरलॉर्ड मानता है उसे सबसे ज्यादा अपने नाम का प्रचार करवाना पसंद है, जिस पर अगर इस बार उसकी तारीफ हर जगह फैलेगी तो वह जरूर खुश होगा। लेकिन सिर्फ मुझे पता होता है कि इस बार ब्यूटीफुल कंट्री खुश नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही यह खबर बाहर जाएगी लोकल पायरेट्स के बीच यूनहाई की तरफ से भेजा गया वह टेलीग्राम अलग अलग देशों के हाई लेवल लोगों तक पहुंच जाएगा। और उस समय वांग जिंगमिंग भी वही टेलीग्राम लेकर आगे भेजने में लगा होता है। यह देखकर मैं मन ही मन हंसने लगता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब असली मजा आने वाला है। और सच में थोड़ी ही देर बाद वांग जिंगमिंग जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है ताकि वह बाकी लोगों को टेलीग्राम भेज सके, जिस पर मैं भी सिर नीचे करके आराम से खाना खाने लगता हूँ। लेकिन तभी अचानक मुझे किसी के बारे में रूमर सुनाई देते हैं। रूमर की यह होता है कि झांग माओकाई भी किसी तरह सडनली रिच बन गया है। यह सुनते ही मैं हल्का सा भौहें चढ़ाता हूँ और मेरी आंखों में इरिटेशन दिखाई देने लगती है, क्योंकि जब पायरेट्स आए थे तब वही आदमी सबसे बड़ा कल्प्रिट था। वह बार बार चिल्ला रहा था और हर किसी पर ब्लेम डाल रहा था, जिस पर मुझे उसकी बातों से पहले ही बहुत इरिटेशन हो रही थी। दूसरी तरफ समुद्र के उस पार वांग बिंजी लगभग पागल होने की हालत में होता है। वह हर पॉसिबल तरीका ट्राई कर चुका होता है, लेकिन उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिलती। वह दूर चमकते हुए समंदर को देखता है और उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। 10 साल में आर्मी बनती है, लेकिन नेवी को बनने में 100 साल लगते हैं। ड्रैगन किंगडम की नेवी को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, जिस पर उसके दिल में दर्द और बेबसी दोनों होती है, क्योंकि अभी तक वे ड्रैगन किंगडम के लोगों की सेफ्टी को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी अचानक उसका सैटेलाइट फोन कनेक्ट हो जाता है और दूसरी तरफ से वांग जिंगमिंग की एक्साइटेड आवाज आती है, लाओ वांग, जिस लड़के की तुम बात कर रहे थे वह मिल गया है। शिप पर मौजूद सब लोग सेफ हैं, अब चिंता मत करो। यह सुनते ही वांग बिंघाई के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सच में यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी चिंता कर रहा था। लेकिन खुश होने के बाद वांग बिंघाई के मन में अचानक एक डाउट आता है, जिस पर वह कहता है, रुको, वे लोग बचे कैसे? क्या उन पायरेट्स की अचानक कॉन्शियस जाग गई थी? लेकिन अगले ही पल वह खुद ही सिर हिलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उन घटिया और क्रूअल लोगों के अंदर कॉन्शियस जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जिस पर वह जल्दी से कहता है, लाओ वांग, मुझे साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या था? इसके जवाब में वांग जिंगमिंग कहता है, सच कहूं तो मुझे भी पूरी बात समझ नहीं आई। वे लोग कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल कंट्री की फ्रिगेट ने उनकी मदद की। मुझे नहीं पता उन लोगों के अंदर अचानक इतनी ह्यूमैनिटी कहां से आ गई। दोनों सच्चा तो हम अभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी वांग जिंगमिंग के कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है और इससे पहले कि वांग जिंगमिंग फोन रखता तभी एक जवान लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है, जिस पर वह वांग जिंगमिंग को देखकर कहता है, एम्बेसडर, मेरा नाम झांग माओकाई है, मैं यूनहाई पर काम करता हूँ। यह सुनकर वांग जिंगमिंग हल्का सा भौहें चढ़ाता है, क्योंकि यूनहाई पर काम करता हूँ यह बात उसे कुछ अजीब लगती है। उसे तो पहले से पता होता है कि यूनहाई पूरी तरह लिंच फैमिली की शिप है, फिर यह आदमी खुद को वहां का वर्कर क्यों बता रहा है? लेकिन वांग जिंगमिंग कुछ नहीं कहता और उसे आगे बोलने देता है, जिस पर वह पूछता है, तो बताओ तुम उस शिप पर क्या काम करते हो? यह सुनते ही झांग माओकाई अपने हाथ रगड़ता है और कहता है, वो लिन फैमिली की शिप है, इसलिए वहां सिर्फ लिन फैमिली वालों की चलती है। मैं तो आउटसाइडर हूँ। वे लोग हमेशा मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं, मुझे मारते हैं, डांटते हैं और सारा हार्ड वर्क मुझसे करवाते हैं। इसके बाद झांग माओकाई लगातार लिन फैमिली की बुराई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मन में पहले से जेल सी भरी होती है। वह सोचता है कि आखिर लिन जिंगलान में ऐसा क्या है? वह भी तो गांव से आया है, लेकिन सब लोग उसी की तारीफ करते हैं। जब लिन जिंगलान एग्जाम में अच्छा करता है तब भी सब उसी की बात करते हैं, और फिर जब वह शिप पर वेपन्स लेकर आता है तब भी सब लोग उसी को हीरो मानते हैं। जबकि झांग माओकाई को लगता है कि उसने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। जिस पर अब झांग माओकाई पूरी तरह जेलस और गुस्से में होता है, और दूसरी तरफ वांग जिंगमिंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। लेकिन जितना ज्यादा वह झांग माओकाई को देखता है उतना ही उसे यह आदमी अजीब लगने लगता है।
उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कभी हार्डवर्क किया होगा। उसके हाथ भी किसी मजदूर जैसे नहीं लगते। लेकिन वांग जिंगमिंग अपनी शंका सीधे नहीं दिखाता, वह बस सिर हिलाता है और उसे आगे बोलने देता है। जिस पर झांग माओकाई कहता है, एम्बेसडर, आपको पता नहीं है, लिन जिंगलान और उसके लोगों ने लौ तोड़ा है। उन पायरेट्स को ब्यूटीफुल कंट्री ने नहीं मारा था। वे वेपन्स जो शिप पर थे वे मॉडल नहीं थे, वे सब रियल थे। वे सारे वेपन्स लिन जिंगलान ने खुद बनाए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने उन्हीं वेपन्स से उन पायरेट्स को मार दिया। पूरा समंदर लाल हो गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वे लोग खुद पायरेट्स हैं। यह सुनते ही वांग जिंगमिंग पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। जिस पर वह तुरंत पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो? लिन जिंगलान तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वह आर्टिलरी और मशीन गन जैसी चीजें कैसे बना सकता है? वांग जिंगमिंग को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि झांग माओकाई जानबूझकर लिन जिंगलान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वांग जिंगमिंग की शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर झांग माओकाई को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि लिन जिंगलान अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जिस पर वह और एक्साइटमेंट के साथ कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी कानों से सुना था। शिप से निकलने से पहले लिन जिंगलान खुद कह रहा था कि उसने वह सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हैं और वे वेपन्स अभी भी शिप पर पड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद गवाही दूंगा। यह सुनकर वांग जिंगमिंग की आंखों में ठंडापन आ जाता है। चाहे झांग माओकाई सच बोल रहा हो या झूठ, लेकिन उसका यह एटीट्यूड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इतने सालों का एक्सपीरियंस होने की वजह से वांग जिंगमिंग अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाता, न गुस्सा न इरिटेशन। वह बस शांत आवाज में कहता है, तुमने जो कहा है उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमने किसी और से ये बात कही तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? असल में वांग जिंगमिंग को डर होता है कि झांग माओकाई कहीं बाहर जाकर ये सब किसी और को ना बता दे, क्योंकि वे लोग अभी दूसरे देश में होते हैं और अगर वहां कोई प्रॉब्लम हो गई तो मामला और बड़ा हो जाएगा। लेकिन झांग माओकाई यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि एम्बेसडर ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया है। जिस पर वह कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल वांग जिंगमिन मुस्कुराते हुए उसे कमरे से बाहर भेज देता है। झांग माओकाई के जाने के बाद वांग जिंगमिन वापस फोन की तरफ देखता है। दूसरी तरफ वांग बिंजी भी अभी भी लाइन पर होता है और साफ लगता है कि उसने अभी की सारी बातें सुन ली हैं। जिस पर वांग जिंगमिंग धीरे से पूछता है, लाओ वांग, तुमने अभी की बात सुनी, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन दूसरी तरफ वांग बिंजी कुछ देर तक चुप रहता है, क्योंकि उसे अचानक एग्जाम वाले दिन की बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि उस दिन कई बार उसे लगा था कि लिन जिंगलान के बनाए हुए मॉडल्स बिल्कुल रियल हैं, लेकिन फिर उसने सोचा था कि एक बच्चा ऐसी चीजें कैसे बना सकता है और उसने उस बात को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब यह सब सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की थी। जिस पर वह धीरे से कहता है, मैंने इसे बहुत हल्के में लिया था। और उसी समय उसके मन में एक और बात आती है। उसे अचानक बहुत ज्यादा खुशी होती है कि लिन जिंगलान जैसा लड़का ड्रैगन किंगडम में है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, जब तक ऐसा लड़का ड्रैगन किंगडम में है तब तक ड्रैगन किंगडम के फ्यूचर में उम्मीद बाकी है। असल में उसने सामान को बदलकर वॉरशिप बना दिया था। अब समझ आया कि ब्यूटीफुल कंट्री पहले तो बचाने नहीं आया, लेकिन बाद में अचानक ही हीरो बनकर आ गया। यह लड़का सच में जीनियस है। यह सोचकर वांग बिंघाई भी हैरान रह जाता है। यह सब समझने के बाद वांग बिने गंभीर होकर कहता है, यह लड़का शायद सच में जीनियस है, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी मत करना। ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पायरेट्स से बचाने के नाम पर तुरंत 2 वॉरशिप्स अरेंज करो और उन्हें सेफली चाइना वापस भेजो। मैं भी किसी को भेजता हूं ताकि दोबारा पूरी बात चेक की जा सके। जिस पर वांग जिंगमिंग भी सिर हिलाता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि यह बात सही है। यह पूरा मामला शुरू से आखिर तक ब्यूटीफुल कंट्री के साथ जुड़ा हुआ था और जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वे जरूर यूनहाई से बदला लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी सबसे जरूरी चीज यही होती है कि यूनहाई को जितनी जल्दी हो सके चाइना वापस भेज दिया जाए। जहां तक बाकी सच्चाई की बात है, उसी समय वांग जिंगमिंग फोन रखने ही वाला होता है। तभी वांग बिने अचानक फिर से बोलता है, और हाँ, उस झांग माओकाई पर नजर रखो, उसे कहीं कोई ट्रबल मत करने देना। दोनों की बात खत्म होते ही वांग जिंगमिंग तुरंत वॉरशिप एस्कॉर्ट की तैयारी शुरू कर देता है और अगले दिन सुबह सुबह यूनहाई वापस चाइना के लिए निकल जाता है। वापसी का रास्ता तेज भी होता है और थोड़ा बोरिंग भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार आने की तरह कोई टेंशन नहीं होती। अब सबके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून होता है। और दूसरी तरफ मैं लगातार वांग बिंघाई की उस ब्यूटीफुल सर्विस फ्रिगेट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में एनालाइज करता रहता हूँ। जो भी डेटा मिलता है मैं उसे एक एक करके सॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं हर चीज के लिए सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड करता रहूंगा तो मैं खुद कुछ नहीं सीख पाऊंगा। इसलिए मैं हर इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ता हूँ और उसे अपनी लर्निंग की तरह यूज करता हूँ। उधर वांग बिंघाई भी बाकी लोगों से पूछताछ करके पूरी घटना का सच जान लेता है और जब वह उन नेवल गन्स और मशीन गन्स को याद करता है जिन्हें उसने खुद देखा था, तो वह मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जिस पर वह कहता है, अच्छा लड़का है तू सच में बहुत बड़ा टैलेंट है, तूने मुझे भी हैरान कर दिया। मैं यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता हूँ, स्टेशन मास्टर वांग, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं आगे कुछ और बोलने ही वाला होता हूँ, लेकिन वांग बिने हाथ उठाकर मुझे रोक देता है। वह कहता है,
ठीक है, अब और कुछ मत बोल। ये याद रख, तेरी जान सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी किसी चीज की चिंता मत कर। मैं ऊपर वालों से बात कर चुका हूँ, इस मामले में अब कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन तेरे शिप पर जो नेवल गन्स और मशीन गन्स हैं, उन्हें मैं साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही लिन जेंघाई के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह बिना एक पल रुके सीधे शिप पर मौजूद लोगों को बुलाता है, जिस पर वह कहता है, जल्दी करो, सारे नेवल गन्स और मशीन गन्स उतारो और वॉरशिप पर रख दो, क्योंकि उसके लिए यह सबसे आसान डील होती है। आखिर उसे अभी भी 10 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी होती है। कुछ दिन बाद युनहाई आखिरकार सेफली वापस लौट आता है, जिस पर लिन जेंघाई हाथ हिलाकर सीधे घर में बड़ा सा खाना अरेंज कर देता है। लिन फैमिली के कोर्टयार्ड में स्टोन टेबल लगा दिया जाता है और सब लोग मिलकर खुशी से खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी जब सब लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं, बाहर से अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है, जिस पर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं कि एक ऑफिसर कुछ सोल्जर्स के साथ अंदर आ रहा है। सबसे आगे वाला ऑफिसर अंदर आते ही सबको देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकती है। इसके बाद वह मेरे पास आता है और कहता है, हेलो कॉमरेड लिन जिंगलान, मेरा नाम जो रॉय है, मैं नेवल बेस से आया हूँ। चीफ के ऑर्डर पर आपको हमारे साथ चलना होगा। उस ऑफिसर के चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन होता है और उसकी आंखों में हल्की सी सख्ती भी दिखाई देती है। यह देखकर घर के सारे लोग घबरा जाते हैं, जिस पर सबके मन में एक ही सवाल आता है, अभी तो वह वापस आया है और अब उसे फिर क्यों ले जाया जा रहा है। लिन जेंघाई तुरंत खड़ा हो जाता है और तेजी से ऑफिसर के सामने आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग उसे अचानक ले जाने आए हो? अगर कोई बात है तो मैं उसके साथ चलूंगा। कमरे में मौजूद बाकी लिन फैमिली वाले भी तुरंत उठ जाते हैं और मुझे अपने पीछे कर लेते हैं, जिस पर वे लोग कहने लगते हैं, लिन जिंगलान ने कुछ गलत नहीं किया, तुम लोग उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? हमारा लिन जिंगलान कोई क्रिमिनल नहीं है। तुम लोगों ने कहा था कि उस समुद्र वाली बात पर अब कुछ नहीं होगा, फिर अब बच्चे को क्यों ले जा रहे हो? वह हमारा चैंपियन है। सब लोग एक के बाद एक बोलते रहते हैं और पूरा माहौल अचानक टेंस हो जाता है, जिस पर सामने खड़ा ऑफिसर भी कुछ पल के लिए कंफ्यूज्ड रह जाता है, क्योंकि उसने तो बस मुझे साथ ले जाने का ऑर्डर पाया था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सब लोग उसे ऐसे विलन की तरह देखेंगे। जिस पर वह जल्दी से समझाता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, चीफ की तरफ से कोई बुरी मंशा नहीं है, बस कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछने हैं। आप लोग डरिए मत, हम इन्हें कहीं ले जाकर मारने वाले नहीं हैं। और वह यह भी कहता है कि वांग बिंजी अभी वहां मौजूद है। लेकिन फिर भी सबके चेहरे से डर खत्म नहीं होता, क्योंकि वे सब जानते हैं कि वेपन्स बनाना कितना बड़ा क्राइम होता है और अगर यह बात बाहर चली गई तो इसकी बहुत बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन वही वेपन्स उनकी जान भी बचा चुके होते हैं, इसलिए वे किसी भी हालत में यह नहीं चाहते कि मैं अकेले सब कुछ झेलूं। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूं और फिर सबके सामने आ जाता हूं। मैं धीरे से कहता हूं, अंकल आप लोग टेंशन मत लीजिए, शायद उन्हें सिर्फ कुछ पूछना है और वैसे भी वे मुझे ऐसे ही पकड़कर थोड़ी मार देंगे। मेरी बात सुनकर सब लोग धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगते हैं, जिस पर मैं अपने पिता की तरफ देखकर उन्हें भरोसा दिलाता हूं और फिर ऑफिसर के साथ वहां से निकल जाता हूं। जब मैं वांग बिंजी के पास पहुंचता हूं, तब तक वांग बिंजी पहले से ही डांट खा रहा होता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जो गुस्से में अपनी दाढ़ी हिला हिलाकर उसे डांट रहा होता है, जैसे अपने पोते को डांट रहा हो। और जैसे ही मैं अंदर आता हूं, वह बूढ़ा आदमी अपनी आवाज थोड़ा धीमी कर देता है और फिर उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बड़े क्यूरियस तरीके से देखता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जिस पर फिर वो अपनी आंखों को थोड़ा सा स्क्विंट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम छोटे से लड़के काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर वो आगे कहता है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम यांग जंशान है और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने एक कार्गो शिप को वॉरशिप में बदलने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम सिर्फ इसी बात पर पूरे परिवार को अंदर भेजकर बैठाया जा सकता है? हालांकि यांग जंशान मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जोर से अलार्म बजने लगता है, जिस पर मैं अपनी आंखें ब्लिंक करता हूँ और चीफ से कहता हूँ, मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पायरेट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और कुछ टाइम पहले ही बाहर के एक कार्गो शिप के साथ भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई थी। पता नहीं इससे पहले कितने ऐसे मामले हुए होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। जिस पर मैं आगे कहता हूं, अगर मैंने उस शिप को वॉरशिप में कन्वर्ट नहीं किया होता तो हमारा पूरा फैमिली और शिप पर मौजूद बाकी सभी लोग पायरेट्स के हाथों में चले जाते। हम सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। यह सुनकर यांग जंशान कुछ देर तक मुझे बड़ी गंभीर नजरों से देखता रहता है। फिर वो हल्का सा स्नोट करता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम छोटे से लड़के काफी डेयरिंग हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने सही दांव लगाया। अगर उस वक्त तुमने उन फायर पावर को मॉडिफाई नहीं किया होता तो शायद आज मैं तुम्हें यहाँ देख भी नहीं पाता। जिस पर वो आगे कहता है, हालांकि तुमने काफी बड़ा ट्रबल खड़ा कर दिया है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। वैसे मैंने ये भी सुना है कि वही तुम थे जिसने गलती से वेपन्स का एक सेट खरीद लिया था और उस पर हजारों डॉलर्स खर्च कर दिए थे। यह सुनकर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, चीफ
मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन वेपन्स का मेरे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, और जब उन्होंने पहली बार उन्हें फायर किया था तब उन सबको यही लगा था कि वो सिर्फ कुछ मैजिकल शेप जैसी चीजें हैं। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, हालांकि वो बाहर से काफी डेंजरस लगती थीं, लेकिन असल में उनकी अटैक एक्यूरेसी बहुत खराब थी। मेरे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए मैं इंफ्रारेड सेंसिंग और फेज रडार नहीं लगा पाया। मेरी बात सुनकर यांग जैनशान बस हल्के से सिर हिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में जैसे तूफान उठने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद वांग बिंजी ने इस लड़के की तारीफ करते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहा होगा, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का सच में इतना कैपेबल निकलेगा। यहाँ तक कि घर के अंदर कैनन बनाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था, बल्कि वो ये सब अपने हाथों से कर लेता है। जिस पर यांग जैनशान मुझे जितना ज्यादा देखता है उतना ही ज्यादा सेटिस्फाई होता जाता है। फिर कुछ देर ऑफिस में चुप रहने के बाद वो मुस्कुराकर कहता है, छोटे लड़के, क्या तुम हमारी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहोगे? सी पर तुम्हारे ऑपरेशन को देखते हुए, और अगर मैं थोड़ा फेस सेल करूं तो तुम्हें डायरेक्टली नेवी में प्रमोट करके मेजर बनाना भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह सुनकर मैं बिना सोचे अपना सिर हिला देता हूं, जिस पर यांग जैनशान एक सेकंड के लिए स्टनड रह जाता है। फिर वो दोबारा कहता है, तो क्या तुम नेवी के नीचे वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो? ये भी पॉसिबल है। अगर तुम वहां ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक लेबोरेटरी अरेंज करवा दूंगा। जब तक चीजें रीजनेबल रेंज में होंगी मेरी कंडीशंस काफी अच्छी रहेंगी। लेकिन मैं फिर से सिर हिला देता हूं। यह देखकर यांग जैनशान और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर वो आगे कहता है, तो क्या तुम टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना चाहते हो? ये भी पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलिट्री को देनी होगी, और उसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। लेकिन इस बार भी मैं अपना सिर हिला देता हूं। यह देखकर यांग जैनशान सच में चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने 3 रास्ते पड़े होते हैं। एक तरफ पावर होती है, दूसरी तरफ फेम, और तीसरी तरफ मनी। लेकिन मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं चाहता होता। जिस पर मैं चीफ की तरफ देखकर कहता हूं, मैं कॉलेज जाना चाहता हूं। हालांकि मेरे अंदर थोड़ा टैलेंट है, लेकिन मैं और ज्यादा ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करना चाहता हूं। मेरी यह बात सुनकर यांग जैनशान लगभग अपनी सांस में ही अटक जाता है। उसके चेहरे पर पूरा डिसबिलीव दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसके सामने खड़ा यह लड़का असल में अभी सिर्फ हाई स्कूल से निकला है, और इसके बावजूद यह जो कुछ कर चुका है शायद स्कूल के कई प्रोफेसर्स भी वो नहीं कर सकते। जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि ऐसे लड़के को दोबारा स्कूल भेजना कहीं उसके टैलेंट और टाइम की बर्बादी तो नहीं होगी। लेकिन फिर वो मेरी आंखों में देखता है, जहां उसे सिर्फ डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, और आखिर में वो मेरे फैसले का रिस्पेक्ट करने लगता है। फिर वो आगे कहता है, कॉलेज जाना इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि लॉन्गा के यूनिवर्सिटी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएगी या नहीं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ अपने फादर की उम्मीदों की वजह से एग्जाम दिया था। लेकिन सिस्टम के साथ दोबारा जुड़ने के बाद मुझे भी लगने लगा था कि लॉन्गा के यूनिवर्सिटी मेरे लिए सबसे सही जगह है। लेकिन रिबर्थ के बाद ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और उस वक्त लॉन्गा के यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुकी थी। इसलिए अब यांग जैनशान की बात सुनकर मैं अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता और तुरंत कहता हूँ, ओल्ड मैन, आपका मतलब मैं लॉन्गा के यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ? जिस पर यांग जैनशान मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि तुम्हें भी मुझसे एक कंडीशन माननी होगी। मैं बिना रुके कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक वो मॉलिटी के खिलाफ नहीं है और मैं उसे कर सकता हूँ, तब तक आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मेरी बात सुनकर यांग जैनशान जोर से हंसता है। फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग लड़के हो। तो फिर मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, जिस पर वो आगे कहता है, हाल के दिनों में ब्यूटीफुल कंट्री और ड्रैगन किंगडम के आसपास के कुछ देश दोनों ही ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी हमारी कोस्टल डिफेंस कमजोर है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो आगे कहता है, इसीलिए ऊपर से 1.3 बिलियन युआन अप्रूव हुए हैं, और फैसला लिया गया है कि हम माओलोंग जाकर 3 शिप्स खरीदेंगे। इसके बाद उन्हें मॉडिफाई करके उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। यह कहते हुए यांग जैनशान की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती हैं, जिस पर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और देखो कि माओलोंग के पास ऐसा क्या है जो सच में काम आ सकता है। क्योंकि यांग जैनशान अच्छी तरह जानता होता है कि ड्रैगन किंगडम पहले भी उन लोगों की वजह से नुकसान उठा चुका है। उस वक्त ड्रैगन किंगडम के पास काफी एडवांस्ड वेपन्स और इक्विपमेंट थे, लेकिन माओ शोंग ने जो वेपन्स ड्रैगन किंगडम को बेचे थे वो नाम में ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन असल में उतने मजबूत नहीं थे, और ज्यादा टाइम नहीं बीतता उससे पहले ही वो सब आउटडेटेड और बेकार साबित हो गए थे। जिस पर इस बार यांग जैनशान के दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें पैदा होने लगती हैं। हालांकि इस टाइम ड्रैगन किंगडम के पास बहुत सी चीजों की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो अकेले कमरे में बैठकर इतना सब बना सकता है, तो सच बताऊं उनके दिमाग में ऐसा कोई भी मिलिट्री टैलेंट नहीं आता है। जिस पर इस टाइम मैं यांग जैनशान की बात सुनता हूं, लेकिन मैं हल्का सा भौहें चढ़ा देता हूं। इतने सारे पैसे खर्च करके ऐसे टीचर को खरीदना जो पहले से ही बैकवर्ड हो, और ऊपर से पहले जिन्हें पेट्रोल में सिर्फ 3 शिप्स ही थी, यह तो बहुत
बड़ा नुकसान लगता है। जिस पर मेरी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और मैं कहता हूँ, यह 1.3 बिलियन मुझे दे दीजिए। मैं ड्रैगन किंगडम के लिए 10 फोकर फ्रिगेट्स बना सकता हूँ। मेरी बात सुनकर साइड में खड़े यांग जंशान और वांग बिंघाई दोनों मेरी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर दोनों कुछ देर तक वहीं जमे रह जाते हैं और काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर वांग बिंजी मुझे देखकर कहता है, लिन जिंगलान, क्या तुम घर पर कुछ ज्यादा ही पीकर आए हो? यहाँ आकर क्या बकवास कर रहे हो? जिस पर मैं सीधा उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, वेबमास्टर होंग, मैं सीरियस हूँ। चीफ यहीं खड़े हैं। अगर मैं एक भी गलत बात कहूं तो आप मुझे तुरंत वांग बिनी के पास ले जाकर डांट सकते हैं। यह सुनकर यांग जंशान हल्का सा हंसता है और कहता है, अच्छा लड़के, मैंने तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। जब तक कोई चीज सामने ना आए हर कोई कुछ भी कह सकता है। जिस पर वो आगे कहता है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं, जब मैं सीस था तब एम्बेसडर वांग जिंगवेन के साथ मैं खुद फोकर फ्रिगेट पर चढ़ा था। वापस आने के रास्ते में मैंने उस पर काफी रिसर्च भी की थी। जिस पर मैं आगे कहता हूं, मैंने उसकी बेसिक ड्राइंग्स और टेक्निक्स भी तैयार कर ली हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं अभी वो ड्राइंग्स और टेक्निक्स निकाल सकता हूं। आप किसी को भी उन्हें चेक करने के लिए दे दीजिए। फिर मैं कहता हूं, मैं बाकी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खुद करूंगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट से भी चेक करवाएंगे तो परफॉर्मेंस शायद बिल्कुल सेम ना हो, लेकिन काफी क्लोज जरूर होगी। असल में मैं सिस्टम का राज नहीं बता सकता था, वरना मैं साफ कह देता कि मैं बिल्कुल ब्यूटीफुल कंट्री वाली सेम चीज बना सकता हूं, बस उसका लुक थोड़ा अलग होगा। लेकिन इस बार यांग जंशान कुछ कहता उससे पहले ही वांग बिनी जल्दी से पूछता है, लड़के, कहीं तुमने ब्यूटीफुल कंट्री की ड्राइंग्स चुरा तो नहीं ली? जिस पर मैं तुरंत कहता हूं, वेबमास्टर होंग, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने चोरी की है? मैं टेक्नोलॉजी चुरा नहीं रहा, मैं उससे सीख रहा हूं। और वैसे भी किसी की कोर टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक नजर देखकर कोई नहीं चुरा सकता। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं, यह सब मैंने रास्ते भर मेहनत करके स्टडी किया है। मेरी बात सुनकर वांग बिंघाई चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डाउट साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का चाहे जीनियस हो, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। सिर्फ 10 दिनों में फोकर फ्रिगेट की कॉपी बना लेना, यह सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। फिर यांग जंशान मुझे देखकर कहता है, मैं तुम्हारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाऊंगा। अगर वो पास हो गई तो यह 1.3 बिलियन मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें सच में इसे बनाना होगा। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं, ओल्ड मैन, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, लेकिन इस चीज को बनने में टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल। यह सुनते ही मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि फोकर फ्रिगेट को बनाना मैं तो लगभग रास्ते में ही सीख चुका था। जिस पर मैं तुरंत कहता हूं, आमाकुनो बने तनवी, ओल्ड मैन, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। 10 साल बाद तक तो डेली भी सूख जाएगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा। फिर मैं आगे कहता हूं, और अगर आप मुझे 2 साल और दे दें तो मैं आपके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मैन पावर और मटेरियल्स दोनों चाहिए होंगे। मेरी बात सुनते ही यांग जंशान और वांग बिंघाई दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में सिर्फ शॉक और डिसबिलीफ दिखाई देता है। यांग जंशान को तो ऐसा लगने लगता है कि शायद वह इस छोटे लड़के की बातों में आ गया था। पहले उसे लगा था कि शायद फोकर फ्रिगेट वाली बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अब एयरक्राफ्ट कैरियर की बात सुनकर उसे खुद पर ही डाउट होने लगता है, जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि आज उसने सच में एक टीनेजर की बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब जब बात निकल चुकी होती है तो वो बस सिर हिलाकर कहता है, जो तुमने कहा है मैं उसे तुम्हारी उम्र की वजह से मान लेता हूँ। पहले तुम फोकर फ्रिगेट बनाकर दिखाओ, फिर बाकी चीजों की बात करेंगे। इसके बाद वो जैसे किसी को बाहर भेजने वाला होता है, लेकिन मैं जल्दी से उसे रोक देता हूँ। जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजाता हूँ और कहता हूँ, चीफ, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। फिर मैं आगे कहता हूँ, आपको भी पता है कि स्कूल शुरू होने वाला है और फोकर फ्रिगेट बनाने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप स्कूल से बात कर लें। मेरी क्लासेस शायद रेगुलर ना हो पाए। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, और मुझे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चाहिए होगा, साथ में मैन पावर और मटेरियल्स भी। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं अपनी सारी बातें एक ही बार में बोल देता हूँ। यह सुनकर यांग जंशान खुश हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में देने के बाद इन छोटी छोटी बातों पर रुकना सही नहीं था। जिस पर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, तुमने जो कहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम सीधे बता देना। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं। आधा बनाकर भाग मत जाना। साइड में खड़ा वांग बिंघाई मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस भी होती है और उम्मीद भी। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, लड़के, मेहनत से काम करना। अगर तुमने सच में वह फोकर फ्रिगेट बना दी तो तुम हमारे नए ड्रैगन किंगडम की कोस्टल डिफेंस के फादर कहलाओगे। जिस पर वो आगे कहता है, और उस टाइम फ्यूचर की टेक्स्ट बुक्स में शायद तुम्हारे बारे में भी लिखा जाए। कुछ दिनों बाद लॉन्गके यूनिवर्सिटी के ओपनिंग का दिन आ जाता है, जिस पर उसी टाइम यांग जंशान की तरफ से भी खबर आ जाती है कि मेरी ड्राइंग्स की जांच पूरी हो चुकी है, और शायद उन ड्राइंग्स की वैल्यू देखकर यांग जंशान मुझे लॉन्गके यूनिवर्सिटी के पास ही एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट दे देता है। मेरी पिछली लाइफ में
यूनिवर्सिटी भी थी, लेकिन उस टाइम चिंगबेई लॉन्गके यूनिवर्सिटी से पूरी तरह अलग थी। यहाँ की हर चीज मिलिटराइज्ड मैनेजमेंट में चलती है, जिस पर क्लास में आए ज्यादा देर भी नहीं हुई होती तभी एक मिडिल एज्ड आदमी जिसने चश्मा पहना होता है क्लासरूम में आता है। फिर वो धीरे से पोडियम तक जाता है, टेबल पर नॉक करता है और वहां बैठे सभी लोगों को देखकर कहता है, मेरा नाम नेहा है, मेरा नाम ली शेनशिंग है और मैं तुम्हारे मेन मिलिट्री सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ। फिर वो आगे कहता है, मुझे पता है कि हाई स्कूल में तुम सब अपने अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स रहे हो, लेकिन लॉन्गके यूनिवर्सिटी में तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। जिस पर वो आगे कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हारे मेन मिलिट्री सब्जेक्ट में किसी सेमेस्टर में 80 से कम मार्क्स आते हैं तो एक डिमेरिट रिकॉर्ड लगेगा, और अगर 60 से कम आए तो मेजर रिकॉर्ड लगेगा। जिसके बाद अगर किसी के 4 मेजर रिकॉर्ड्स हो गए तो उसे सीधा यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे क्लास का माहौल अचानक से भारी हो जाता है, क्योंकि लॉन्गके यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल होगा ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन ली शेनेक्सिंग ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, जिस पर वो सीधा कहता है, अब तुम सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो और साथ में ये भी बताओ कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा प्लान क्या है। इस रो से शुरू करो। उसकी आवाज काफी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स एक एक करके स्टेज पर जाने लगते हैं। कोई कहता है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी से ड्रैगन किंगडम को आगे बढ़ाएगा, कोई कहता है कि वो देश को मजबूत बनाएगा। हर कोई बहुत बड़े बड़े सपने बताता है, लेकिन ली शेनशिंग उनकी बातें सुनता है और फिर सीधा कमेंट कर देता है, साइंस और टेक्नोलॉजी कोई फैंटेसी नहीं है। जब तुम एरोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि आज तुम कितनी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। फिर वो आगे कहता है, आइडियल बोलना आसान होता है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, वरना वो सिर्फ खाली बातें रह जाती हैं। जिस पर वो एक स्टूडेंट को देखकर कहता है, तुमने जितनी बातें बोली हैं उससे अच्छा तो कीबोर्ड पर एक पोटैटो रख देते। उसकी बातें इतनी शार्प और पॉइजनस होती हैं कि स्टेज से नीचे उतरने के बाद कोई भी स्टूडेंट सिर उठाकर नहीं देख पाता। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बारी आ जाती है, जिस पर मैं धीरे से पोडियम पर जाता हूं और कहता हूं, मेरा नाम लिन जिंगलान है। फिर मैं आगे कहता हूं, फर्स्ट इन सेमेस्टर के लिए मेरा प्लान सिंपल है, मैं एक फोकर फ्रिगेट बनाना चाहता हूं, और अगर आइडियल की बात करूं तो मैं फोकर फ्रिगेट को भी पीछे छोड़ना चाहता हूं। मैं ये बात बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, क्योंकि अगर एक इंसान में कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर उसे यंग होने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अब मेरे पास सच में इतनी एबिलिटी थी। मेरी बात सुनते ही ली शेनशिंग हल्का सा अपनी आंखें उठाता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में मैं पहला इंसान था जिसने इतनी सीधे तरीके से यह बात कही थी। जिस पर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, लिन जिंगलान है ना, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? मैं बिना डरे सीधा कहता हूँ, हाँ मुझे पता है। मेरे इस जवाब को सुनकर ली शेनशिंग कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। फिर वो नीचे अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टूडेंट फाइल को देखता है, जिस पर अगले ही पल वो थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि फाइल में साफ लिखा होता है कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ तक कि मैं दूसरे कॉलेजेस में आसानी से जा सकता था, लेकिन आखिर में मुझे मिलिट्री डिपार्टमेंट ने स्पेशली रिकमेंड करके यहाँ एडमिशन दिलाया था। ये देखकर ली शेनशिंग के मन में आता है कि शायद इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो उसे नहीं पता। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लिन जिंगलान, तुमने सही कहा, तुमने मुझे तुम्हें याद रखने पर मजबूर कर दिया। अगला स्टूडेंट। जिस पर मैं पोडियम से नीचे उतर आता हूँ और उस टाइम क्लास के बाकी सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं कोई अलग ही इंसान हूँ। सच कहूँ तो इस बार मैं काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ देता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद मैं वापस डॉर्मेट्री में आ जाता हूँ, लेकिन उस टाइम तक बाकी कोई भी वापस नहीं आया होता। जिस पर मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर अपने बैग से पेन और पेपर निकालता हूँ, क्योंकि क्लास में मैंने जो कहा था कि मैं फोकर फ्रिगेट को पीछे छोड़ना चाहता हूँ वो कोई मजाक नहीं था। असल में जब से मैंने फोकर फ्रिगेट का एनालिसिस किया था तभी से मैं उसके ऊपर सोच रहा था। मैं उसके वेपन सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ वेपन्स बदल देने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर पावर सिस्टम, मैनेजमेंट और पूरे स्ट्रक्चर को भी बदलना हो तो ये इतना आसान नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे दिमाग में सिस्टम था, जिस पर मैं सिस्टम की मदद से उन सभी डेटा को प्रोसेस करने लगता हूँ और सिस्टम हर चीज को डीपली एनालाइज करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही मैं डेटा के बारे में सोच रहा होता हूँ तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है, डिटेक्टेड, फोकर फ्रिगेट वेपन स्ट्रक्चर ड्राइंग इज बीइंग सेल्फ टेस्टेड। यह सुनते ही मैं एकदम से चौंक जाता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में एक्साइटमेंट भर जाती है, क्योंकि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि सिस्टम में यह फंक्शन भी होगा, और अगर सिस्टम खुद चेकिंग कर सकता है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जिस पर सिस्टम की हेल्प से मैं टॉर्पेडो, मेन कैनन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मशीन गन, मिसाइल लॉन्चर और बाकी कई चीजों को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देता हूं। और जब सिस्टम उन्हें चेक करके कंफर्म कर देता है तब मैं जल्दी जल्दी उन्हें पेपर पर ड्रॉ करना शुरू कर देता हूं। मुझे खुद नहीं पता चलता कि कितना टाइम निकल जाता है, और तभी जब मैं ड्राइंग पूरी करने ही वाला होता हूं अचानक कोई मेरे हाथ पर थपकी मारता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? यह सुनकर मैं तुरंत ऊपर देखता हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं बिजी होता हूं तब कोई मुझे डिस्टर्ब करे। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखता हूं मैं एकदम से रुक जाता हूं, क्योंकि मेरे सामने ली शेनशिंग खड़ा होता है। जिस पर मैं हैरानी से कहता हूं, प्रोफेसर ली, आप यहाँ कैसे? ली शेनशिंग टेबल पर रखी हुई ड्राइंग्स को देखता है,
फिर वो मेरी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है अभी कितना टाइम हो गया है? तुम शाम वाली क्लास मीटिंग में भी नहीं आए। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया। ये सुनकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, सॉरी प्रोफेसर ली, मैं इतना बिजी हो गया था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैं तुरंत ड्राइंग्स उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ और कहता हूँ, लेकिन आप सही टाइम पर आए हैं। मेरी फ्रिगेट की वेपन अपग्रेड ड्राइंग्स लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। मेरी बात सुनकर ली शेनशेंग हल्का सा भौहें चढ़ा देता है, क्योंकि उसके कानों में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, वॉरशिप वेपन अपग्रेड ड्राइंग्स। जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि शायद यह लड़का कोई बहाना बना रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ एक दोपहर में ऐसी ड्राइंग्स बना सकता है तो फिर बाकी लोग लैबोरेटरी में सालों तक रिसर्च क्या करते रहते हैं। फिर भी ली शेनक्सिंग टेबल पर रखी हुई ड्राइंग्स को उठाता है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब वो मुझे अच्छी तरह सुनाने वाला है। ड्राइंग्स पर मौजूद उन सीक्रेट डेटा, अटैक डिजाइन और बाकी ड्राइंग्स को देखते ही ली शेंगशिंग की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं, जिस पर वो उन्हें बार बार पलटकर देखने लगता है। फिर जैसे जैसे वो आगे देखता है, उसकी आंखें और ज्यादा फैलने लगती हैं, क्योंकि एरोडायनामिक वाला हिस्सा बिल्कुल भी गलत नहीं होता, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता। ली शेंगशिंग ना जाने कितनी देर तक उन ड्राइंग्स को देखता रहता है। फिर काफी देर बाद वो गहरी सांस लेता है और शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखता है, जिस पर वो कहता है, तुमने ये थ्योरेटिकल डेटा आखिर कैलकुलेट कैसे किया? और ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और मैकेनिक्स वाले कैलकुलेशंस तुमने कैसे निकाले? क्योंकि वो खुद भी साइंटिफिक रिसर्च करता था और साथ में पढ़ाता भी था, इसलिए वह मुश्किल से इन डेटा को समझ पा रहा था। लेकिन उसके सामने खड़ा मैं उसे पूरी तरह अनबिलीवेबल लग रहा होता हूँ। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, जिस पर वो जल्दी से कहता है, रुको, तुमने कहा था कि तुम वॉरशिप बनाना चाहते हो, क्या तुम सच में सीरियस हो? यह सुनकर मैं बिना कुछ बोले जोर से सिर हिला देता हूँ, जिस पर ली शेंग मेरी आंखों में देखता है और वहां उसे सिर्फ डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। फिर वो धीरे से सांस छोड़ता है और कहता है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुरंत कहता हूँ, थैंक यू प्रोफेसर ली। इसके बाद बाकी सब कुछ काफी सिंपल हो जाता है। इंस्टीट्यूट के इक्विपमेंट, मटेरियल्स और बाकी रिसोर्सेज धीरे धीरे अपनी जगह पहुंचने लगते हैं, जिस पर मेरे क्लास अटेंड करने का टाइम भी कम होता जाता है और कुछ ही दिनों में मेरा ज्यादातर टाइम इंस्टीट्यूट में ही बीतने लगता है। अब मेरे पास पैसे भी होते हैं, लोग भी, मटेरियल्स भी और इक्विपमेंट भी, इसलिए मेरा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 2 महीने बाद मैं अपने सामने खड़ी मॉडिफाइड फोकर फ्रिगेट को देखकर संतोष से सिर हिलाता हूँ। नहीं, अब उसे फोकर फ्रिगेट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अब उसका नाम ड्रैगन हीरो वॉरशिप होता है। जिस दिन ड्रैगन हीरो वॉरशिप का टेस्ट लॉन्च होना होता है, उस दिन यांग जंशान खुद लोगों को लेकर वहां आता है, जिस पर दूर हाइजो में मौजूद वांग बिंघाई भी वहां पहुंच जाता है। सामने खड़ी उस शानदार वॉरशिप को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में शौक दिखाई देता है। फिर मैं सबको वॉरशिप के ऊपर लेकर जाता हूं और कहता हूं, सब लोग ध्यान से देखिए, यह सामने वाला हिस्सा मेन नेवल गन फायरिंग एरिया है, जिस पर मैं आगे उंगली दिखाकर कहता हूं, और वहां उस प्लेटफॉर्म पर हेलीकॉप्टर पार्क किया जा सकता है। फिर मैं आगे कहता हूं, हमारी ड्रैगन हीरो शिप भले ही फोकर फ्रिगेट से इंस्पायर्ड है, लेकिन ओवरऑल यह उससे 30% ज्यादा पावरफुल है और इसका सबसे बड़ा फर्क इसके वेपन्स हैं। इसके बाद मैं सबको कमांड रूम में लेकर जाता हूं। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, तभी अचानक इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, मिसाइल इंस्पेक्शन इज अंडरवे, इंस्पेक्शन कंप्लीटेड, मिसाइल इज बीइंग स्टार्टेड। ये आवाज खत्म होते ही सामने अचानक एक नीली रोशनी चमकती है, जिस पर अगले ही पल मिसाइल पीछे वाले लॉन्च एरिया से निकलती है और बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहां खड़े सभी लोग उसके उड़ने का दबाव तक फील कर लेते हैं, चाहे वांग बिंघई हो या यांग जिनशान। दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। उनकी आंखें सामने टिकी रह जाती हैं, जिस पर ऐसा लगता है जैसे वो अगले ही पल जोर से चिल्ला देंगे, लेकिन उससे पहले ही मिसाइल सामने पहुंच जाती है। फिर अगले ही पल सामने वाली टारगेट शिप की तरफ से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिस पर एक तेज चमक उठती है और उसके बाद आसमान में एक बड़ा मशरूम क्लाउड दिखाई देता है। एक्सप्लोजन से निकली हीट और शॉकवे पूरे एरिया में फैल जाती है और जो शिप कुछ सेकंड पहले तक बिल्कुल सही थी, वो एक पल में टूटकर बिखर जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह स्टंड रह जाते हैं, जिस पर मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूं। मिसाइल की स्पीड और बाकी डेटा मेरे कैलकुलेशन से भी थोड़ा ज्यादा निकलता है। फिर मैं वांग बिंघाई की तरफ देखता हूं और इस टाइम वह बड़ा सा आदमी वहीं खड़ा खड़ा रोने लगता है, जिस पर उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए वो कहता है, ड्रैगन हीरो वॉरशिप के साथ ड्रैगन किंगडम आखिरकार समुद्र में दोबारा खड़ा हो सकता है। फिर वो मेरी तरफ देखता है और शायद पहली बार उसे सच में लगने लगता है कि मैं एक दिन ड्रैगन किंगडम की कोस्टल डिफेंस का फादर बन सकता हूँ।